नमस्कार मेरे मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और झारखंड में आने वाले सभी एग्जाम की तैयारी अपने घर से सकुशल कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, झारखंड में आपदा प्रबंधन। ठीक ना। और ये टॉपिक सबसे नया है और इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे झारखंड में कोई भी एग्जाम हो। वो खासकर जेपीएससी में इससे 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम इसको आराम से पढ़ेंगे और ये आप आराम से मतलब पूरा कंटेंट के साथ पढ़िएगा, क्योंकि इससे जो है ना मेंस में भी ट्यूशन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको अभी याद रहेगा तो मेंस में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, लिखने में अगर आपको डाटा याद रहेगा तो आप डाटा को याद करते चलिएगा, क्योंकि मेंस में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है डाटा। ठीक है, अगर आप जितना वो मेंस में डाटा को लिखते हैं और जितने अच्छे तरीके से एग्जामिनर को समझा पाते हैं वही बेस्ट है। ठीक है, तो चलिए आज से हम स्टार्ट करेंगे। ये हम पार्ट 1 करेंगे, पार्ट 2 हम कल करेंगे। ठीक है, और इससे पहले हम लोगों ने शासन व्यवस्था और सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक मिलेगा, आराम से पढ़िए मेरे दोस्तों। ठीक है, अगर आप हमारे जितने भी वीडियो हैं ना सबको देख लेते हैं ना, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आप जैसे सीएनटी एसपीटी एक्ट को देख लिए, उसके बाद अगर आप सीएनटी एसपीटी एक्ट देखने के बाद अगर उसका एमसीक्यू लगाएंगे ना तो 100% पूरा का पूरा एमसीक्यू लगा पाएंगे। उसी प्रकार है कि आप हर एक सब्जेक्ट को पढ़िए और एमसीक्यू लगाइए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आप अगर हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो आज ही हमारे स्टडी टेबल चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ जेपीएससी की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे नोट्स या वीडियो से पढ़ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ ना, जो पेपर 2 है ना, पेपर 2 में आपका बोल रहा हूँ 75 प्लस कहीं नहीं गया है। मेरे से लिखा के रख लीजिए। अगर आप मेरे नोट्स को बस ना, ये मेरे नोट्स है, नोट्स आप मंगा सकते हैं। नोट्स को अगर पढ़ रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, चाहे मेरा वीडियो भी देख रहे हैं। ठीक, अगर अपने नोट्स मंगाना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 1। चलिए, झारखंड में अब देखिए मैं अपने नोट्स से पढ़ाऊँगा। नोट्स मैं पूरा तैयार करके रखा हूँ, उसी से मैं पढ़ाता हूँ। देखिए, तो चलिए हम पढ़ा रहे हैं, उसके बाद में आप नोट्स देख लीजिएगा। तो क्या है झारखंड में आपदा प्रबंधन। आपदा मतलब जानते हैं, आपदा मतलब होता है कि एक विध्वंसकारी घटना, जैसे अकस्मात कोई घटना घट गई, जैसे कि अकस्मात भूकंप आ गया। ठीक है, अरे कलर ले लेता हूँ ना, ब्लू। ठीक है, ब्लू। तो जैसे कि भूकंप आ गया, भूकंप आ गया तो क्या हो गया, जान माल की हानि हो गई, बहुत सारे लोग मरे गए। ठीक है, तो बहुत सारे नुकसान भी हुआ ना इससे, जैसे मानवीय, भौतिक और पर्यावरणीय क्रियाकलापों को भी प्रभावित किया गया इससे। ठीक है, तो ये होता है आपदा प्रबंधन। ठीक है, तो इसी और प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे आपदा का मतलब होता है, आपदा मतलब आप समझ गए, आपदा मतलब होता है विध्वंसकारी घटना उठना। और प्रबंधन का मतलब क्या होता है, प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट, कि हम आपदा को कितने अच्छे तरीक़े से मैनेजमेंट कर पा रहे हैं। उसी को मिला के एक वर्ड बना है जिसको हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, और जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है वो कब आया है, तो वो आया है 2005 में। ठीक है, 25 दिसंबर, आप डेट को याद रखिएगा। तो क्या है कि झारखंड में हमारे 24 जिला है और 24 जिला में कहीं ना कहीं आपदा आती ही रहती है, चाहे कोई भी आपदा है। ठीक है, चाहे वो सूखा हो, ठीक है, सूखा हो या फिर बाढ़ हो। ठीक है, या फिर जैसे कि चक्रवात बहुत कम आता है। ठीक है, समझ लीजिए चक्रवात हो। ठीक है, जैसे हाथियों का आक्रमण हो, हाथी का आक्रमण हो, टिड्डियों का आक्रमण हो। टिड्डी का आक्रमण आप सुने होंगे, 2020 में जब टिड्डियों का आक्रमण हुआ था, अफगानिस्तान से आ रहे थे, पाकिस्तान अफगानिस्तान से टिड्डी लोग आ रहे थे। ठीक है, तो उससे भी हो सकता है। ठीक है, और जैसे कि अरे हाँ, सबसे बढ़िया चीज़ आपदा का एक ठो बेस्ट एग्जाम्पल भी देखिए, कोरोना। कोरोना जैसा बेस्ट एग्जाम्पल कोई नहीं है। जैसे कोरोना भी एक आपदा है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ कर रख दिया था। ये सब आपदा है, और आपदा से निपटने के लिए जिस मैनेजमेंट सिस्टम को लाया जाता है उसी को हम बोलते हैं आपदा प्रबंधन। ठीक है, तो इसका गठन कब हुआ था, 2005 में। आप याद रखिएगा हमेशा 2005 में। और झारखंड के जो 24 जिले हैं वो किसी न किसी आपदा से ग्रसित हैं। ठीक है, तो वो आपदा हम देखेंगे। और आपदा 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक में आप समझ रहे हो, सूखा हो गया, ठीक है, चक्रवात हो गया, और जैसे सुनामी आ गया। ठीक है, और क्या हो गया, जैसे कि खदान में आग लग गया। ठीक है, खदान में आग तो ये मानवीय क्रियाकलाप इस तरह लगता है। तो भूकंप हो गया। ठीक है, जैसे तूफान आ गया, बवंडर आ गया, बादल फट गया, शीतलहर हो गया, हिमस्खलन हो गया। ठीक है, तो ये सब हो गया हमारा कौन, तो प्राकृतिक। और मानवीय क्या है, मानवीय क्रियाकलाप से क्या होगा भाई, तो मानवीय क्रियाकलाप से होगा क्या, जैसे बम, जैसे न्यूक्लियर वार हो गया, और बता रहा हूँ मैं आपको, बांध जैसे बांध हम लोगों ने किया और बांध टूट के गिर गया, तो बांध टूटने से बहुत सारे गाँव बह जाते हैं, तो ये मानवीय क्रियाकलाप हो गए। जैसे रासायनिक देखिए, जैसे रासायनिक में जैसे तो रासायनिक दुर्घटना हो गया, जैसे कि बता रहा हूँ आपको, जैसे हमारे यहाँ नहीं होता भोपाल में देखिए, भोपाल में आपको याद होगा कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भोपाल में एक तो गैस हादसा हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो 1984 में। ठीक है, 1984 में हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड एक गैस था,
वो लीक कर गया था, उससे बहुत सारे लोग मरे थे। आज भी वहाँ पे लोग इस मिथाइल आइसोसाइनेट वाले जो रसायन है उससे ग्रसित है। तो ये होता है, ठीक है। तो अब दो प्रकार से देख लिए, मानवीय और प्राकृतिक, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा या फिर लिख लीजिए नोट करके, ठीक है। ये मेंस में काम करेगा, ठीक है। यहाँ तो काम नहीं करेगा, मेंस में काम करेगा। चाहे यहाँ भी दे सकता है कि पहचानिए कि इसमें से कौन सा मानवीय क्रियाकलाप है और कौन सा प्राकृतिक आपदा है, तो उसको आप समझ ही सकते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम फोकस करते हैं अपने झारखंड पर, ठीक है। झारखंड में देखिए सूखा, तो पहला देखते हैं हम लोग सूखा, ठीक है। सूखे की क्या समस्या है हमारे राज्य झारखंड में, उसको देखते हैं पहले, ठीक है। फिर 1 बाई 1 हम बढ़ेंगे कि कौन कौन सी आपदा संभावित है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं सूखा। तो सूखे की समस्या है ना झारखंड में प्रमुख है। क्या है झारखंड में सबसे प्रमुख है सूखे की समस्या, ठीक ना। और लगभग 68% भाग है झारखंड का, वो सूखे से ग्रसित रहता है, ठीक है। और मैं बता दूं आपको कि अगर 50% से कम बारिश होगा ना, 50% से कम, तो वो गंभीर सूखा की कैटेगरी में आ जाएगा। और एक टाइम था जब हमारे झारखंड में 50% से भी कम वर्षा हुई थी। कब? तो 2010 में 50% से भी कम वर्षा हुई थी। आप समझ रहे हैं? तो उस समय हमारे जो झारखंड के सभी जिले थे उसको सूखा ग्रसित कर दिया गया था, ठीक। अब आप बोलेंगे कि कितना सेंटीमीटर अगर पानी कम आए तो सूखा ग्रसित क्षेत्र में आ सकता है। तो मैं बोलता हूँ कि आपके क्षेत्र में जब 25 सेंटीमीटर वर्षा से कम होता है, ठीक है, आपके क्षेत्र में वर्षा हो रहा है, वो 25 सेंटीमीटर से कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो आपका जो क्षेत्र है वो सूखा घोषित हो जाएगा, ठीक है। अभी आप फिलहाल देख ही रहे होंगे कि झारखंड का बहुत सा क्षेत्र सूखा घोषित हो गया है, ठीक है। 11 जिले सूखे घोषित हो गए हैं, ठीक है। अभी 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, तो 11 जिले झारखंड के सूखा ग्रसित हो गया है। तो आप समझ ही सकते हैं कि सूखा जो है ना, सूखा बहुत प्रमुख प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं बता दूं ये सूखा का सबसे ज़्यादा प्रकोप ये जो हमारा ये क्षेत्र है ना, ये जो झारखंड का जो पश्चिमी उत्तरी क्षेत्र है, जिसमें हम परमाणु प्रमंडल को देख लेते हैं, परमाणु प्रमंडल वाला क्षेत्र है, वो सबसे ज़्यादा सूखा से ग्रसित होता है, ठीक। आप इतना समझ लिए। और आप इस डाटा को याद रखिए, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम मेंस लिखिएगा ना तो ये डाटा आपको काम करेंगे, ठीक ना। और मैं बता दूं कि हमारे जो सूखा से अभी फिलहाल 5 से 6 जो राज्य है वो ज़्यादातर ग्रसित हैं, जैसे कि मतलब 5 से 6 जिले, 5 से 6 जिले में यही जो आपका इस क्षेत्र में जो जितने जिले हैं, जैसे परमाणु प्रमंडल हो गया, चतरा हो गया, ठीक है, चतरा हो गया, हजारीबाग हो गया, इधर गुमला साइड में हो गया, तो इधर ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक। आप मेंस में क्या है ना ऐसे डायग्राम बना के इसको दिखा भी सकते हैं कि कहाँ सबसे ज़्यादा सूखा से ग्रसित है, ठीक है। तो ये बहुत इफेक्ट करता है। जब ऐसे डायग्राम बना के आप किसी चीज़ को दिखाते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो जो कॉपी चेक करने वाला था उसके माइंड में ये बहुत मतलब ये जो देखता है ना वो समझ जाता है कि हाँ लड़का पढ़ा हुआ है। तो वैसे वो डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो चलिए, और अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा ग्रसित जिला सूखा से, तो वो है पलामू, ठीक है। तो हम लोग अब कह सकते हैं कि भाई सूखा से ग्रसित है, तो सूखा से ग्रसित है तो भाई इसको उबारने के लिए कुछ काम हो रहे हैं क्या? तो हाँ, इससे हम क्या कर सकते हैं, हम अगर सूखा से निपटना है तो हम क्या कर सकते हैं, वाटर शेड लगा सकते हैं, ठीक है। वाटर शेड लगा सकते हैं, साथ में तालाब का निर्माण कर सकते हैं, फिर बांध का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। वर्षा जो जल होता है, वर्षा जल का संग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। जैसे उचित फसलों का चयन करेंगे, जैसे जो फसल कम पानी खाता है उसको लाएंगे, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ फिर जैसे जापानी तकनीक में नहीं होता ड्रॉप विधि, जिसमें एक एक बूंद ड्रॉप मिला के, मतलब जहाँ जहाँ पौधे वहीं वहीं पानी डाला जाता है, जैसे ड्रॉप विधि आप समझे होंगे, जापान से है, तो उसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ये सब हैं जिससे हम सूखा से बच सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ काम हो भी रहा है। बहुत सारी जो झारखंड की परियोजनाएं हैं वो सूखा से रिलेटेड है, जैसे कि मैं खुदरा बियर योजना हो गया, ठीक है, तिलका माझी पंप योजना हो गया, ठीक है। ऐसे कुछ योजनाएं हैं जो झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं सूखा निपटारे के लिए। जैसे आपका डोभा निर्माण हो गया, ठीक ना। और फिर से जैसे जनवन योजना हो गया, जैसे वन लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा मतलब जलवायु परिवर्तन कम होगा तो वर्षा अच्छा होगा, ठीक है। ये सब बहुत सारी परियोजना है, ठीक है। ये पीटी के लिए तो उपयोगी नहीं है, मतलब पीटी के लिए तो आप इतना याद कर लेंगे सही हो जाएगा। मेंस के लिए आपको पूरा परियोजना देखना पड़ेगा कि किस परियोजना में क्या क्या है। तो मैं एक परियोजना का वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं दिखाऊंगा कि जो परियोजना हमारे आपदा विभाग से निपटने के लिए वो कौन कौन सी परियोजना है, ठीक है। उस टाइप से मैं लाऊंगा, अब देखिएगा, ठीक ना। वो जब हमारा स्टार्ट होगा परियोजना की सीरीज तो उसमें हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो सूखा से आप इतना समझ लीजिए ये होता है, ठीक है। क्योंकि पीटी के लिए आपका इतना ही ज़रूरी है, ठीक है। पीटी आपका इतना सही निकल जाएगा, ठीक ना। जो थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे, क्योंकि पीटी में फैक्ट पूछे जाता है ना, ये सब नहीं पूछा जाता है क्या उपाय कर सकते हैं उससे। अगर उपाय पूछेगा तो आप अपने कॉमन सेंस से लगा ही सकते हैं, ठीक ना। वैसे उतना पूछेगा नहीं। और हम अभी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़े। जब हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाऊंगा ना, फिर देखिएगा मैं पूरे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करूँगा कि क्या क्या उपाय करने चाहिए, क्या क्या चुनौतियाँ हैं, ठीक ना। और फिर क्या क्या हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, कौन कौन योजना चालू है भारत सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा। तो ये सब पे हम डिस्कस करेंगे जब हम मेंस का जब सीरीज स्टार्ट करेंगे तब, ठीक है। अभी आपको पीटी निकालना है तो पीटी के लिए आपको थोड़ा की पॉइंट देखना पड़ेगा और आप सभी डाटा को याद रखेंगे, ठीक है। जितना भी डाटा है डाटा याद रखिएगा, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, जो सेकंड आपदा है वो है बाढ़। तो बाढ़ से हमारे जो 11 जिले हैं झारखंड के 11 जिले प्रभावित है, ठीक है। और झारखंड से
झारखंड में जो बाढ़ से प्रभावित जो भूखंड है वो 12% है, मतलब झारखंड का 12% भाग बाढ़ से प्रभावित है। तो बाढ़ उतनी बड़ी घटना नहीं है, मतलब उतना बड़ा आपदा नहीं है। झारखंड में बहुत कम जगह पे ही बाढ़ आते हैं, और ये तभी आते हैं जब ज़्यादा बारिश हो गया, ज़्यादा मानसून का पानी आ गया ना, तब बाढ़ आते हैं। और जो बाढ़ का खतरा रहता है ना, वो बाढ़ का खतरा मैं बता रहा हूँ, ये जो हमारा जो जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है ना, जहाँ साहेबगंज तरफ का क्षेत्र, उधर ही ज़्यादा बाढ़ आते हैं, क्योंकि वहाँ पर गंगा नदी गुजरी हुई है। तो गंगा नदी में पानी का जब जल का स्तर बढ़ जाता है तो वहाँ बाढ़ की स्थिति हो जाती है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं क्या बोला जा रहा है कि झारखंड में 12% भाग बाढ़ से ग्रसित है, ठीक है। और सबसे प्रमुख जो क्षेत्र है जो बाढ़ से ग्रसित है वो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ठीक है ना, जिसमें साहेबगंज, कोटा, दुमका, पाकुड़ ये सब आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि झारखंड से हमारे में 11 जो जिला है वो प्रभावित है। और 11 जिला में हमारा जो है ना इधर का जिला ये भी प्रभावित है। जैसे कि हमारा पलामू हो गया, झारखंड पलामू हो गया। पलामू होने के बाद फिर बता रहा हूँ आपको, जैसे गढ़वा हो गया। इधर भी क्या होता है ना, जब जो कोयल नदी कभी कभी आती है ना, कोयल नदी को जानते होंगे आप, टोरी से निकलती है, ठीक है। तो कोयल नदी में जब पानी वर्षा ज़्यादा हो जाती है तब इस तरफ बाढ़ आ सकता है, ठीक है। आता भी है कुछ जगह पर, मतलब कभी कभी आता है। तो आप याद रखिएगा, पलामू, लातेहार, गढ़वा, ठीक है। कोयल नदी के द्वारा ना, कोयल नदी में जल स्तर बढ़ जाता है तो इधर बाढ़ आ जाता है। वैसे बहुत कम, मैं तो अभी तक जब से देखा हूँ इधर बाढ़ की आशंका नहीं है। मैं तमाम प्रमंडल से ही हूँ, तो ठीक है। तो कभी कभी आ सकता है, ठीक। और मैं बता दूं, इसे एक फैक्ट आपसे याद रखिएगा कि 2016 में गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ में भारी मानसून के कारण बाढ़ आ गया था, ठीक है। जिससे ये जो क्षेत्र था वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र था, ठीक। तो आप इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आपको तो बस इतना ही याद रखना है कि बाढ़ से प्रभावित जिले कितने हैं, तो 11 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, ठीक है। कितना प्रतिशत भाग, तो 12% भाग। सबसे ज़्यादा कौन संवेदनशील है, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी कौन सा जिला, तो साहेबगंज, गोड्डा, ठीक है। साहेबगंज सबसे ज़्यादा, तो आप इसको याद रखिएगा, ये सब फैक्ट है। और इसमें पूछा जा सकता है कि साहेबगंज में सब कब बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित है, तो 2016 में। तो ये सब फैक्ट है, आप याद रखिएगा। चाहे ये भी पूछ सकता है जो परमाणु प्रमंडल तरफ साइड में जो बाढ़ से प्रभावित जिला है, मतलब जिला है वो किस नदी के द्वारा बाढ़ से प्रभावित होता है, तो कोयल नदी। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, तो आपको मतलब की पॉइंट पकड़ना है, ठीक है। मैं सारे की पॉइंट पे क्या है ना वो मार्कर लगा दिया हूँ कि आप जो इंपॉर्टेंट है आप पढ़ लें, ठीक। तो ये हो सकता है, ठीक है। तो बाढ़ का यही है। और मैं आपको बता दूँ, एक बार 2008 में क्या था ना, 2008 में साहिबगंज में एकदम आकस्मिक बाढ़ आ गया था। तो मैंने लिखा नहीं है, जब मैं आपको नोट्स दूंगा तो मैं उसमें अटैच कर दूंगा। तो 2008 में आकस्मिक बाढ़ आ गया था। चलिए मैं आपको बता दी हूँ, वैसे मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। बस इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितना जिला है, ये ऐसे पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आप याद रख लीजिएगा। तो इधर वाला जिला आप याद रख लीजिए, इधर वाला जिला तो याद रख लीजिए। तो साथ में बता रहा हूँ, इधर जो ये जो है ना, यहाँ से जो हमारी नदी पार होती है, दामोदर नदी, तो आपका हमारा जो धनबाद है ना, धनबाद क्षेत्र भी बाढ़ से प्रभावित होता है। और नीचे साइड में आपका जैसे कि पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, ये भी कभी कभी बाढ़ से प्रभावित होता है, ठीक है। कभी कभी, पूरा नहीं बोल रहा, इसलिए तो 11 जो जिला है वही बाढ़ से प्रभावित होता है, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक। चलिए, तो थर्ड देख रहे हैं हम। थर्ड में क्या है, थर्ड क्या है, खनन। तो हमारे, आप जानते हैं कि हमारा जो राज्य है वो खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है, ठीक है। हमारे यहाँ बहुत प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। लगभग 1/3 जो खनिज है झारखंड, पूरे भारत का, वो हमारे झारखंड में पाया जाता है। तो हमारे यहाँ खदान भी बहुत ज़्यादा होंगे। अगर खनिज ज़्यादा है तो खदान भी, मगर खनिज को निकालने के लिए खदान भी ज़्यादा होंगे। तो जो खदान होंगे तो खदान से रिलेटेड, जो खनन से रिलेटेड जो आपदा है वो भी हो सकता है। तो मैं बता रहा हूँ, खनन से रिलेटेड जो आपदा है, दुर्घटना है, वो उससे हमारे 9 जिला प्रभावित है, ठीक है। तो आप याद ही रखिए कि जो खनन से प्रभावित जिला है, जैसे खनन दुर्घटना हो गया, उससे प्रभावित जिले हमारे कितने हैं, 9। तो आप इसको याद रखिएगा कितने जिले हमारे किस चीज़ से प्रभावित है। तो 9 जिले हमारे हैं ना, वो खनन से प्रभावित है। और खनन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है ना, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मीथेन गैस हो गया, ठीक है। आप खदान के अंदर गए, वहाँ मीथेन गैस का उत्सर्जन है, मीथेन गैस आपके जो रेस्पिरेशन सिस्टम है उसमें घुल गया, और फिर वो क्या होता है ना, वो जो फेफड़ा है ना उसको जाम कर देता है, जिससे मौत भी हो सकती है। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। या फिर अगर आप खदान के अंदर गए और खदान से ऊपर से भूकंप से खदान बंद हो गया, मतलब वो गिर गया, तो ये भी खदान की दुर्घटना है। या फिर आग लग गया खदान में, जैसे कोयला खदान है, अंदर आग लग गया, तो उससे भी हो सकता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम है कोयला खदान को लेकर, जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ मेन क्या हो गया कि आप याद रखिएगा कि कोयला खदान में झरिया में बता कुछ, झरिया मतलब सबसे बड़ा खान, मतलब बता रहा हूँ ना कि उत्पादन की दृष्टि से पूरे भारत का सबसे बड़ा खान है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखूँ तो मैं जो कर्णपुरा है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा खान है, मगर उत्पादन की दृष्टि से पूरे भारत में झरिया सबसे बड़ा खान है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो झरिया में क्या है ना, 1880 के दशक से आग लगी हुई है, और वो आग अभी तक नहीं बुझी है। मैं बता दूं कि वो अंदर आग लगी हुई है, क्योंकि झरिया में बहुत सारा कोयला है, तो उसके अंदर एक बार आग पकड़ लिया था। उसको बुझाने की सरकार बहुत सारी कोशिश से करी, मगर वो बुझ नहीं रहा है आग, ठीक है, क्योंकि ज़मीन के अंदर है, पता ही नहीं चल पा रहा ना किधर कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। तो अभी भी आग लगी हुई है। तो आप याद रखिएगा कि 1880 के दशक से जो झरिया क्षेत्र में अभी भी आग लगी हुई है, ठीक है। अब चलिए, अब नेक्स्ट क्या है कि 1975 में चास नाला, ठीक है, याद रखिएगा, चास नाला धनबाद, ठीक है। चास नाला धनबाद में
जो खनन दुर्घटना हो गया था जिसमें 372 लोग मर गए थे। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक ना। अब देखिए 2016 में क्या हुआ था, जैसे 2016 में कोल फील्ड था ना, गोड्डा कोल फील्ड में भी खनन दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हुई थी। और 2016 में भी लाल मटिया कोयला खान में दुर्घटना हुआ था। तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, और इसको याद रखिएगा कि झारखंड में जो झरिया है वहाँ आग लगी हुई है। और मैं बता दूँ कि रामगढ़ का जो खदान है ना, वहाँ भी आग लगी हुई है, वहाँ भी आग को बुझाया जा रहा है मगर आग बुझ नहीं रहा। ठीक है, तो आग जैसे कि जो कोल फील्ड में आग लगा है उससे ग्रसित हमारा क्या है, रामगढ़ जो जिला है, रामगढ़ खदान, वो भी ग्रसित है। ठीक है, चलिए जैसे और फिर समझ ही रहे हैं यही हमारा खनन से है। तो बस आपको इतनी याद रखना है कि खनन से प्रभावित जिला कौन है, 9। सबसे ज़्यादा खनन से क्या होता है, तो CH4 मीथेन उत्सर्जन होता है, जो जो एकदम हानिकारक है हमारे शरीर के लिए। ठीक है, अगर हम मीथेन पूरा लेंगे तो। ठीक है, कोयला खान झरिया में 1880 से आग लगा हुआ है। और आग का जो ये समस्या उससे रामगढ़ खदान में भी प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो अब जैसे कि ज़मीन में धंसाव हो गया, जैसे धंसाव के कारण बहुत सारे लोग मर जाते हैं खदान में, तो उससे भी है। जैसे 1975 में चास नाला में हुआ है, 2016 में गोड्डा में हुआ है, तो 2016 में लाल मटिया में हुआ है। तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं कि तड़ी चालक में समझ लें बिजली गिरना, लाइटिंग समस्या समझ है ना। जैसे कि कहीं आप देखते होंगे कि बिजली गिर गया, बहुत आदमी मर गए। तो बिजली गिरने की जो समस्या है वो झारखंड में हमारे बहुत है, क्योंकि हमारा पठारी क्षेत्र है और यहाँ पे जो वर्षा होती है ना, तो वर्षा के साथ बहुत सारी बिजली गिरती है, तो उससे यहाँ पे बहुत सारी दुर्घटना होते हैं। तो इसको भी हम आपदा की श्रेणी में रहते हैं। और जो लाइटिंग से प्रभावित जो हमारे झारखंड के 9 जिले हैं। ठीक है, 9 जिले आप याद रखिएगा, क्योंकि आपको की पॉइंट ही याद रखना है। तो लाइटिंग से प्रभावित कितने जिले हैं, तो 9 जिले हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कि वर्षा के दिनों में त्वरित बिजली गिरने से व्यक्ति एवं पशुओं की मौत हो जाती है। तो मैंने आपको बताया कि जब लाइटिंग गिरेगा, मतलब बिजली गिरेगा, तो जिस पे गिरता है तो वो तो भाई ख़त्म ही हो जाता है, मर ही जाता है। तो क्या हुआ था 2015 में यही तड़ी चालक सर्वे हुआ था कि 2015 में तड़ी से मतलब कि लाइटिंग से 54 लोग की मौत हुई थी। ठीक है, और 76 लोग घायल हुए थे। ठीक है, ये उस समय का डाटा है। ठीक है, 2015 का, अभी शायद नहीं हुआ है। ठीक है, और इसी को कम करने के लिए श्री कृष्ण लोक संस्थान, ठीक है, जिसकी जो स्थापना हुआ है मतलब 2007 में, ठीक है, सिग्पा के द्वारा लाइटिंग समस्या से निपटने के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल चलाया जा रहा है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि लाइटिंग समस्या के निपटारे के लिए, मतलब लाइटिंग समस्या से निपटने के लिए कहाँ ट्रेनिंग मॉड्यूल चलाया जा रहा है। तो आप श्री कृष्ण लोक प्रशासन को टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, लाइटिंग भी प्रॉब्लम है हमारे झारखंड की। ठीक है, क्योंकि जब मौसम ख़राब हो जाता है तो लाइटिंग से बहुत सारी चीज़ प्रभावित होते हैं। ये भी पूछ सकता है कि लाइटिंग की चुनौती क्या है। लाइटिंग को हम ज़्यादा रोक नहीं सकते ना, वो लाइटिंग तो आएगा ही आएगा। हम बस अपने आप को बचाव कर सकते हैं। तो बचाव कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो हम पेड़ है, अगर बारिश हो रहा है तो पेड़ के पास नहीं रुकेंगे। ठीक है, जब भी मौसम ख़राब होगा हम जल्दी से अपने घर के पास आ जाएंगे। और जैसे कि बिजली का तार है, बिजली के तार खंभे से दूर रहेंगे। ठीक है, तो इस तरफ से हम लाइटिंग से बच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये सब अगर हम लिखेंगे ना मेंस में ये काम आएगा कि लाइटिंग की समस्या के लिए कैसे कैसे क्या कर चुनौतियाँ हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्या है, हाथियों का आक्रमण। तो हाथियों का आक्रमण बहुत बड़ी समस्या है झारखंड में। झारखंड हमारा समझ ही रहे हैं कि जो झारखंड है वो झार प्रदेश कहा जाता है, मतलब पेड़ पौधे यहाँ पे ज़्यादा हैं। ठीक है, और जहाँ पेड़ पौधे रहेंगे वहाँ ही जंगली जानवर रहेंगे। तो यहाँ पे जंगली जानवरों का जो जैसे हाथियों का आक्रमण है वो भी ज़्यादा है। वो हाथियों के आक्रमण के पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी है। ठीक है, जैसे कि दिन ब दिन क्या होता है, शहरीकरण होता जा रहा है। तो शहरीकरण में क्या हो रहा है, शहरीकरण में वन को काट दिया जा रहा है, तो शहरीकरण हो गया। ठीक है, जैसे पर्यावरण, जैसे वायुमंडल प्रभावित हो रहा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, वर्षा हो नहीं रहे हैं, तो बहुत सारे जो सूखाग्रसित हो जा रहा है, तो सूखे से बहुत सारे जंगल सूख जा रहा है। ठीक है, और जैसे फिर सेकंड क्या हो गया, जंगल में आग लगना। जंगल में आग भी लग जा रहा है, जिससे हाथियों का जो निवास स्थान है वो प्रभावित हो जा रहा है। तो वो क्या होते हैं, वो फिर जंगल से जो रिहायशी इलाके हैं उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, जैसे कि शहरों का फैलाव ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये सब यही कारण है कि जब हाथी जो हैं वो जंगल से निकल के शहरी क्षेत्र में आ जा रहे हैं। ठीक है, ये भी कारण हो सकते हैं। और कारण के पीछे और भी कुछ कारण हैं, जैसे कि जो हाथियों का जो प्रमुख आहार है वो क्या बोलते हैं ना, वो क्या है, बाँस। ठीक है, बाँस का जो कोपला होता है उसको बड़े चाव से खाते हैं। तो उसको खाने के लिए भी वो आ जाते हैं, क्योंकि वो बाँस सबसे ज़्यादा रिहायशी इलाकों में ही आसपास होता है, तो उसको खाने के लिए आ जाते हैं। चाहे महुआ के सीज़न में महुआ का जो फूल होता है, महुआ के फूल को खाने के लिए भी आ जाते हैं। ठीक है, या फिर जैसे कि
जंगल, हाँ ये देखिए जंगल में बहुत सारी कटाई हो रहा है, जंगल नष्ट हो रहा है, वन नष्ट हो रहे हैं, शहरीकरण बढ़ रहा है, उससे भी वो प्रभावित हो रहे हैं, जिसके कारण वो रिहायशी इलाके में आ जाते हैं। जंगल में आग हो गया, लाइन हो गया, लाइन बत्ती आप ले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ काट देते हैं, रेलवे ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं तो वहाँ से क्या बोलते हैं जंगल ही हटा दे रहे हैं, सड़क बना रहे हैं तो जंगल हटा दे रहे हैं, माइंस लगा रहे हैं तो जंगल हटा रहे हैं, तो फिर कहाँ जाएंगे हाथी? फिर तो रिहायशी इलाके में ही आएंगे ना, उनके लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। तो यही कारण है, इसी सब के कारण के चलते वो जो हाथी है वो रिहायशी इलाकों में आते हैं और तहस नहस करते हैं, जिससे जान माल की हानि होती है, जिससे कुछ लोग मर भी जाते हैं। ठीक है, तो ये है। और इससे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित क्षेत्र है हमारा वो दुमका है, दालमा है, सारंडा है। आप जानते हैं दालमा में बहुत बड़ा जंगल है। ठीक है, दालमा अभ्यारण्य हाथियों के लिए फेमस है। ठीक है, सारंडा है, सारंडा जो जंगल है वहाँ भी हाथी आते हैं। ठीक है, दुमका जो क्षेत्र हो गया वहाँ भी हाथी है। पलामू का जो जंगल हो गया, पलामू अभ्यारण्य, वहाँ भी हाथी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ जंगल होंगे वहाँ हाथी होंगे। ठीक है, तो ये है, तो आप याद रखिएगा इनको, ठीक ना, कि हाथियों का आक्रमण किस किस कारणों से होता है, क्यों होता है, और कौन से जिले, मतलब कौन से सा जो जिला है वो प्रभावित है। तो 4-5 जिले के नाम दिए हुए हैं जिसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, और गज और जो हाथियों के लिए जो अभ्यारण्य है वो दालमा अभ्यारण्य, आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, और अब चलिए नीचे कुछ फैक्ट देख लेते हैं। और हाथी क्या है? हाथी हमारा राजकीय पशु है। जो झारखंड का जो राजकीय पशु है वो हाथी है। ठीक है, और इनकी संख्या झारखंड में कितनी है? तो 688 है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप फैक्ट को याद रखिए, जो की पॉइंट है उसको याद रखिए, डाटा है उसको याद रखिए। ये सब आज काम नहीं करेंगे, मेंस में भी काम करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मेंस में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारखंड में कौन कौन सी आपदा है और उससे बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं झारखंड सरकार के द्वारा, उसको अपनी भाषा में परिभाषित कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं और बनते भी हैं क्वेश्चन। तो जब आपको की पॉइंट याद रहेगा ना तो आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब की पॉइंट रहेगा ना आपके पास, जब डाटा रहेगा तो आप आराम से लिख सकते हैं। लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, याद होता है डाटा कितने याद है हमें, की पॉइंट कितने याद है हमें। ठीक है, उससे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब कि क्वेश्चन लिखे जाते हैं। तो चलिए ये सब याद रखिएगा। तो देखिए नेक्स्ट की पॉइंट क्या है। नेक्स्ट क्या है कि 2005-06 से लेकर 2012-13 के बीच हाथियों द्वारा 867, ठीक है, 67 लोगों की मृत्यु हुई है। तो ये भी एक डाटा है कि देखिए कितने सारे मौत हो रही है हाथियों से। तो ये भी एक गंभीर समस्या है झारखंड में। ठीक है, और इससे भी निपटने के लिए सरकार बहुत सारा, जैसे जनवन योजना हो गया उसको लगवा रही है। ठीक है, आप जैसे कि अभी हमारे झारखंड सरकार की तरफ से आया है कि अपने घर के पास क्या बोलते हैं, पेड़ लगाइए और 5 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। तो मतलब हरियाली को देना पड़ेगा ना, हरियाली को बढ़ावा देना पड़ेगा। ठीक है, अभी वन रिपोर्ट आया है। चलिए मैं आपको जब वन रिपोर्ट बताऊंगा। वन रिपोर्ट में कितने हैं हमारे यहाँ, तो पूरा जो क्षेत्रफल है उससे 2.76% हमारे यहाँ वन है। ठीक है, और जबकि कितने होने चाहिए, तो 33%, 1/3 होना चाहिए वन। तो ये भी कारण है। ठीक ना, तो हमें वनों में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी हम हाथियों के आक्रमण को रोक सकते हैं। ठीक, और फिर जंगल की आग को रोकना पड़ेगा। ये सब कुछ जैसे कि निवारण है जिससे हम मतलब हाथियों को रोक सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रतिवर्ष हाथियों के आक्रमण से औसत 108 लोग मरते हैं। ठीक है, जो प्रतिवर्ष एक साल में 108 लोग मरते हैं, जबकि भारत में ये औसत कितना है? 300। जैसे पूरे भारत में मिला कर 300 लोग मरते हैं हाथियों के आक्रमण से, जिसमें से 108 लोग तो झारखंड में मरते हैं। तो समझ सकते हैं आप कितना गंभीर समस्या है। पूरे भारत का ये सबसे गंभीर समस्या हो सकता है झारखंड को लेकर। ठीक है, तो झारखंड सरकार इस पर ध्यान दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, और इसकी हाँ, अब जैसे कि अब हाथी हो जाते हैं। ठीक है, हाथियों को भगाने के लिए भी कुछ तरीका है। तो हाथी को कैसे भगा सकते हैं? तो आग जला दीजिए। जैसे हाथी आ रहे हैं उनके सामने आग जला दीजिए, तो आग से वो लोग डरते हैं, तो वो आपके जंगल में, मतलब घर तरफ नहीं आएंगे। तो आग लगा के आप बचा सकते हैं। जैसे जो मिर्चा होता है ना, मिर्चा का गुड़ी, उसका गंध फैला दीजिए, उस गंध से भी वो लोग भग जाते हैं। जैसे न अब फिर आ रहे हैं, अगर वो नज़दीक आ रहे हैं तो अपना गाड़ा बजाने लगिए, या फिर कुछ भी पीटने लगे, ढोल वोल कुछ भी पीटने लगे, तो उससे वो भग जाते हैं। लाइट जला दीजिए उनके आंखों पे, फिर भी वो भग जाएंगे। तो ये सब कारण है भगाने का। ठीक है, तो ये क्या है ना, ये परमानेंट कारण, मतलब परमानेंट सोल्यूशन थोड़े है ये, तो भाई इंस्टेंट जो सोल्यूशन है वो है। तो परमानेंट सोल्यूशन के लिए झारखंड सरकार को बहुत सारे योजनाएं लाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि जनवन को बढ़ावा देना पड़ेगा। हाथियों के लिए एक अभ्यारण्य में, मतलब सभी हाथियों के का जो कार्यक्रम है वो चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब हो सकता है। मैं आपको देखिए, इसको भी एक की पॉइंट आप इसको भी याद रखिएगा कि जैसे कि आपको हाथी मार देता है। ठीक है, तो झारखंड में हाथी से मरने पर आपको 4 लाख मुआवजा दिया जाता है, और अगर आप घायल हो गए हैं तो आपको 2 लाख मुआवजा दिया जाता है। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? भूकंप एवं चक्रवात। देखिए जो हमारा जो क्षेत्र है झारखंड, वो भूकंप से भी प्रभावित होता है। ठीक है, और भूकंप से प्रभावित होने का कारण भी है, हमारे यहाँ जो पठारी क्षेत्र ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए जो कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा भूकंप आते हैं। ठीक ना, तो वो जो क्षेत्र हैं वो कौन से क्षेत्र हैं? मैं आपको बता दूं कि हमारे जो झारखंड है उनको 3 जोन में बांटा गया है, 4, 3, 2। तो आप इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो भूकंप की दृष्टि से झारखंड को कितने जोन में बांटा गया है। तो कितने जोन में बांटा गया है? तो 3 जोन में बांटा गया है, जिसमें 4,
3 2 मतलब 2 3 4 जोन में बांटा गया है। तो 4 जोन में 2 जिला है, 3 जोन में 15 जिला है और 2 जोन में कितने 7 जिले हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कहीं से नहीं क्वेश्चन आते हैं। यही जो की पॉइंट ना, ये पूछ देगा कि जोन 4 में कितने जिले हैं, जोन 5 में कितने जिले हैं ये भूकंप से प्रभावित हैं, तो एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो जोन 4 में आप देख लीजिए, जोन 4 है, ये जो क्षेत्र है जोन 4, ये सबसे ज़्यादा ना, ये इसमें भूकंप आने की जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा, मतलब संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो उसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो साहिबगंज, गोड्डा। ठीक है, इसको आप रट जाइएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब भूकंप से प्रभावित होने वाला सबसे संवेदनशील जिला, तो उसको आप लगा सकते हैं साहिबगंज, गोड्डा। ठीक है, 2 जिला। जोन 3 में 15 जिला में कौन आ जाएगा, तो जैसे पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, जोन 3 में कौन आ जाएगा, मतलब जोन 2 में कौन आ जाएगा, 7 जिला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़। तो मैं देखिए सबको बांट दिया हूँ। ठीक है, ये जो आपका क्षेत्र हो गया, ये जो पहला क्षेत्र हो गया, इसको जोन 4 में है। ये जो पूरा क्षेत्र है वो क्या है, 15 जिलों का, ये जोन 3 है। जो नीचे का क्षेत्र है वो जोन 2 में है। ठीक है, तो जोन 2 में कितने हैं, 7 जिले हैं। इसमें जोन 3 में कितने, 15 जिले हैं और जोन 4 में कितने हैं, 2 जिले हैं। तो आप ऐसे डायग्राम बनाकर मेंस में लिखिएगा ना, मैं आपको बोल रहा हूँ कि पूरा मतलब आपका नंबर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, नंबर कटने का चांस कम हो जाता है। तो ऐसे हम लोग को सीखना पड़ेगा कि हम कैसे किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप फैक्ट को याद रखिएगा और साथ में ये जो डाटा है उसको भी याद रखिएगा। और जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है वो कौन है, साहिबगंज, गोड्डा। ठीक है, इतना याद रखिए तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, प्री में तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, यही जो पॉइंट है उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं इसमें आपको लिखना पड़ता है, लिखने के लिए आपको देखना है। चलिए, हमारा कौन सा है, सेकंड क्या है, हाँ, भारत सरकार द्वारा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत सरकार द्वारा जो आपदा के प्रबंधन, मतलब कि आपदा के मैनेजमेंट के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू किया गया। और ये कब लागू हुआ, तो ये 15 दिसंबर 2005 को लागू हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये फिर से 2021 में पूछा गया है। तो मैं बता रहा हूँ डेट से ही क्वेश्चन आएंगे, फैक्ट से ही क्वेश्चन आएंगे, तो उसे याद रखिएगा। अब देखिए, आपदा से निपटने के लिए 3 चरण बनाया गया है। 3 चरण को मैं आपको बताता हूँ, ये आपके मेंस में भी काम करेगा। ठीक है, आप एक बार सुन लीजिएगा और अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। कुछ की पॉइंट क्या है ना, कि अगर मैं लिखना स्टार्ट करूँ ना तो बहुत ज़्यादा लिख जाएंगे, तो क्या होता है ना कि नोट्स बनाने का फायदा नहीं होगा। नोट्स क्या होता है, शॉर्ट होता है, इसको आप एक बार पढ़िए और समझ जाइए। ठीक है, अगर मैं बुक टाइप का लिखने लगूँ तो बुक ही क्यों नहीं पढ़ लूँगा, नोट्स क्यों बनाऊँगा। तो इसलिए कि मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। अब आप भी शॉर्ट में बना के लिखना शुरू करिए। शॉर्ट में बनाइएगा तो आप कम जगह में ज़्यादा चीज़ को लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिससे आपको लगेगा भी नहीं। क्या है ना कि जब हम बुक पढ़ने बैठते हैं तो बुक देख के हमें लगता है कि इतना मोटा बुक कैसे खत्म होगा। जब इसको देखिए ना, मैं जब खत्म करूँगा ना आपदा प्रबंधन, 4 से 5 पेज में आपदा प्रबंधन खत्म हो जाएगा। उसी से क्वेश्चन आएंगे, लिख कर रख लीजिए, क्योंकि सब मैं जितना की पॉइंट है मैं सब लिख चुका है इसमें। ठीक है, तो बिना मतलब लिखने से वो फ़ायदा नहीं है कि, ठीक है, तो जितना उतना ही लिखिए जितना ज़रूरी है। ठीक है, लिखना है तो हम मेंस में है, तो मेंस के लिए हमारा जब हम शेड्यूल स्टार्ट करेंगे आपको बताएंगे। ठीक है, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं नोट्स ले लीजिए, क्योंकि नोट्स में मैंने बस की पॉइंट को ही लिखा है। ठीक है, अगर आप सीरियस है तो आराम से ले सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, अगर आप नोट्स बनाने जाइएगा अभी तो आपको बहुत सारा समय लगेगा नोट्स बनाने में। 2 से 3 मिनट नोट्स बनाने में लग जाएंगे भाई। मैं समझ रहा हूँ, आप नोट्स बना लीजिएगा, पढ़ भी लीजिएगा, पीटी आपका क्लियर हो जाएगा। मेंस में आपके लिए टाइम ही बचेगा। मेंस के लिए क्या होता है, प्रैक्टिस चाहिए, तो आपको अभी से मैथ्स की तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं। ठीक है, आप समझते हैं हर एक चीज़ों को। ठीक है, तो 3 चरण में निपटारा होता है आपदा प्रबंधन। कहीं भी आपदा हो गया, जैसे भूकंप हो गया, लाइटिंग हो गया, ठीक है, बाढ़ हो गया, चक्रवात हो गया, ठीक है, बादल फटना हो गया, तो ये सब जैसे ही आपदा आती है तो उसको 3 चरण में हम बांट देते हैं। ठीक है, 3 चरण निपटाने के लिए। 3 चरण में क्या होता है, आपदा से पूर्व व्यवस्था। जब हमारी आपदा आने वाली, हमें मालूम है कि जो हमारा जो क्षेत्र है, जैसे कि हमारा झारखंड क्षेत्र, ठीक है, देखिए थोड़ा अच्छा ड्राइंग नहीं है मेरा, उतना अच्छा से नहीं बना पाता मैं। ठीक है, जैसे 3 चरण है, जैसे आपदा है। ठीक है, तो मेरे को मालूम है कि यहाँ पे जो हमारा जो साहिबगंज क्षेत्र है, साहिबगंज, गोड्डा, ये हमारा जो भूकंप से ज़्यादा प्रभावित रहता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो आपदा से पूर्व ही हम कर लेंगे। वहाँ के लोगों को हम बता देंगे कि कैसे कैसे काम करना है, कैसे कैसे, मतलब क्या है ना कि हम वहाँ पे इमरजेंसी के लिए हमेशा एक कैंप बैठा कर रखेंगे। ठीक है, वहाँ पे उस कैंप में क्या रहेगा, बिजली रहे, उस कैंप में दवाई रहेगा, खाना रहेगा। ठीक है, कि अगर पानी हो गया तो, मतलब भूकंप हो गया तो हमें निकालने के लिए वहाँ पे बहुत सारे, जैसे आपदा प्रबंधन जो अधिनियम के तहत फोर्स का गठन किया गया है, तो वो फोर्स भी होंगे। ठीक है, तो फोर्स भी होंगे। ठीक है, जैसे आपदा कार्रवाई बल जो होती है, एनडीआरएफ की टीम, वो भी होंगे। ठीक है, उनका एक ग्रुप वहाँ रहेगा। तो ये सब पहले से होता है, पहले से हम कितना कर सकते हैं, पहले से क्या होता है, बचाव के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं वो सबको, या फिर लोगों को जागरूक करेंगे कि अगर बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए तो क्या क्या करना चाहिए। तो बाढ़ आ जाए तो हमें घर से पहले ये ऊंचे स्थान पर चले जाना है। ठीक है, घर में नहीं रहना है। तो ये सब है, ये सब हमें पहले बताना पड़ेगा, निवारण के बचाव बताने पड़ेंगे, उपाय बताने पड़ेंगे। लाइटिंग आ रहा है तो हमें घर में रहना है। ठीक है, लाइटिंग आ रहा है तो घर में रहना है, पेड़ के नीचे नहीं रहना है। तो ये सब हो सकते हैं। आपदा से पूर्व हमें ट्रेनिंग देना उन लोगों को कि जो उस क्षेत्र में रहते हैं, जैसे बाढ़ वाले क्षेत्र में रहते हैं, उनको बताना है कि बाढ़ आ जाएगा तो आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या आपको कौन कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए अपने पास। ठीक है,
ऊंचे स्थान पे जाना चाहिए, फिर वहाँ से मतलब ये सब कर सकते हैं, ठीक है। ये ट्रेनिंग दे सकते हैं। जैसे भूकंप आएगा तो घर में किसी भी मजबूत चीज़ को पकड़ के आप बैठ जाइए। तो ये सब जो होता है ना, ये सब आपदा से पूर्व दिया जाता है। बचाव के कारण और ट्रेनिंग होनी सब आपदा से पूर्व दिया जाता है, ठीक है, पहले चरण में। और दूसरे चरण में क्या होता है, दूसरे चरण में क्या होगी कि जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, बिजली गिर गया, उस समय हम क्या कर सकते हैं। जैसे बाढ़ आ गया, बाढ़ आ गया तो क्या करना है, तो एनडीआरएफ की जो टीम है वो त्वरित व्यवस्था करेगी। हेलीकॉप्टर से इंसान को निकालेगी, ठीक है, उन्हें भोजन की व्यवस्था कराएगी, पानी उनको स्वच्छ पानी देगी, उनके लिए जो उनका घर बह गया फिर उनको यहाँ से उठा के लाएगी, तो फिर उनके लिए एक आवास की व्यवस्था करेगी, उनको कहाँ रहना है। और कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग, तो उनके लिए चिकित्सा की भी व्यवस्था करेगी। तो ये सब हम कब करते हैं, जब आपदा के दौरान कौन कौन सी हम कदम उठा सकते हैं, ठीक है। अब आप समझ गए। अब थर्ड देखिए, थर्ड चरण क्या हो गया, तीसरा चरण क्या हो गया, तीसरा चरण थोड़ा जो बोलता हूँ, देखिए तीसरा चरण क्या हो गया, तो तीसरा चरण में हो गया कि जैसे आपदा तो निपट गया, जैसे कि बाढ़ हो गया, बाढ़ तो खत्म हो गया। अब बाढ़ खत्म हो गया तो बाढ़ के बाद जो व्यवस्था है वो करना पड़ेगा। जैसे हमें बाढ़ जो आता है तो मलबा वाले के आता है, जिससे बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है। तो हमें पूरे मलबा को क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। जो मलबा होगा उसको हटाना पड़ेगा। जैसे कुछ लोगों का जो घर बह गया है उनके लिए भाई पुनः विस्थापन के लिए कुछ उनके आवास की व्यवस्था करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। वहाँ पर जैसे कि किसी क्षेत्र में पानी आया, वहाँ का जो रोड है वो बह गया, उनके लिए रोड बनाना पड़ेगा। वहाँ बिजली खत्म हो गया तो बिजली बनाना पड़ेगा। टेलीफोन लाइन ग्रसित हो गया, टेलीफोन लाइन खराब हो गया तो टेलीफोन लाइन को दुरुस्त करना पड़ेगा। परिवहन व्यवस्था दुरुस्त करना पड़ेगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि आपदा के बाद क्या हो सकता है। तो आपदा के बाद अब जैसे कुछ लोग मर गए तो उनको मुआवजा देना पड़ेगा, ठीक है। सरकार उसके लिए बहुत सारे, जैसे कि महामारी फिर फैल सकता है तो उसके लिए वहाँ के जो कूड़ा कचरा है, मलबा, उसको हटाना पड़ेगा। तो ये सब कर सकते हैं, जैसे पुनर्वास, पुनर्निर्माण, ठीक है। जैसे रोड बह गया, घर बह गया तो उसके लिए पुनर्निर्माण होगा। तो ये सब होता है कब, आपदा के पश्चात होता है, तो ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें नहीं पूछे जाएंगे, इसमें पूछे जाएंगे कि आपदा से निपटने के कितने चरण होते हैं, तो 3 चरण होते हैं। कौन कौन से, आपदा से पूर्व, ये सब पूछ लिया जाएगा, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। मगर ये मेंस के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि मेंस में आजकल क्या होता है ना, कभी आप कभी आप पीसीएस दीजिए, उसमें क्या है ना कि आपदा प्रबंधन, पर्यावरण, ठीक है, फिर जैसे कि जैव विविधता और प्रदूषण, इस सब से क्वेश्चन बहुत भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको इस पर ध्यान देना है, ठीक है। पहले नहीं आते थे मगर इस मतलब देख रहा हूँ कि 2-4 साल से ना ऐसे क्वेश्चन भर भर के पूछ रहे हैं। तो आपको इस सबके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और कोई ज़्यादा भारी नहीं है ना, ज़्यादा वो भी नहीं है कि जिसको आप नहीं समझ सकते, ठीक है। तो आप आराम से समझ सकते हैं। तो चलिए हम अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम कल करेंगे, ठीक है। कल हम यहाँ से संरचना इकाई पे बात करेंगे, जिसमें हम एनडीएमए होता है, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और फिर जो स्टेट में होता है उसको क्या बोलते हैं, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, फिर जिला में होता है उसको डीडीएम में बोलते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो ये हम देखेंगे कल कि इनका गठन कब हुआ, किस धारा के तहत हुआ, किस धारा में लगा, इनके अध्यक्ष कौन होते हैं, ठीक है। जो स्टेट में है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, ठीक है, वो कब लागू हुआ स्टेट वाला, ठीक है। तो ये हम सब देखेंगे, ठीक है, ये हम कल देखेंगे, ठीक है। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और तैयारी करते रहिए, क्योंकि इस पर आपको एक सीट लेना है, ठीक है। तो ये है, हम कल सेकंड पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अगर हमारी जनजाति व्यवस्था की जो सीरीज देखना चाहते हैं तो आप रिटर्न नोट्स ले सकते हैं 25 रुपये पेमेंट करके, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं, ठीक है। कल हम फिर मिलेंगे पार्ट 2 के साथ, ठीक ना। अगर आपको नोट चाहिए तो हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।